हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग अध्याय नंबर 1 को देखेंगे, चैप्टर 1 को, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो एमसीक्यूज, उन सारे एमसीक्यूज को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मैं बता दूं बच्चों कि इस वीडियो में हम इस चैप्टर का 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। जो भी आपके एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएंगे, इन्हीं 70 के अंदर से आएगा। ठीक है, आपने अभी तक देखा होगा बच्चों, सभी चैप्टर का 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, लेकिन बच्चों मैं लेकर आया हूं इस चैप्टर का 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फिर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक, प्रतिफल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अभिकारक। क्या हो जाएगा, अभिकारक। हमें पता है कि अभिकारक का डेफिनेशन क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है ना, अभिक्रिया करके CaO और प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बताना है आपको, विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन है, या संयोजन है, या द्विस्थापन है। तो यहाँ पे देखिए कि अभिकारक की संख्या कितनी है, एक है। ठीक है, उत्पाद की संख्या कितनी है, दो या दो से अधिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब अभिकारक एक हो और उत्पाद दो या दो से अधिक हो बच्चों, तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। अगला सवाल दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं है। ठीक है, तो यह धुआं कौन सा गैस का है बच्चों, ऑक्सीजन गैस का, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का, या फिर नाइट्रोजन गैस का, या PbO। ठीक है, गैस का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन, या उष्माशोषी। ठीक है, तो श्वसन जो है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो वो कौन सा अभिक्रिया हो बच्चों, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान देंगे बच्चों कि अगर उपचयन ना रहा तो, ठीक है, अगर ऑप्शन में उपचयन ना रहा तो श्वसन उष्मा क्षेपी भी अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखना, उष्मा क्षेपी भी अभिक्रिया है। क्योंकि आपके प्रश्न में भी बच्चों इसी तरीके का एक सवाल है, श्वसन को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन भी अभिक्रिया है और उष्मा क्षेपी भी अभिक्रिया है। ठीक है, ये भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल। भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, तो क्या है, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, अस्थायी परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों कि जब कोई भी चीज अभिक्रिया के बाद चेंज हो जाता है, ठीक है, और वो चेंज होने के बाद फिर पुनः अपना अवस्था में आ जाता है, तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसलिए ये अस्थायी है, स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है, अनफिक्स्ड है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बच्चों बर्फ, मान लो कि पानी से बर्फ बन गया। ठीक है, तो पानी से बर्फ बन गया, तो क्या बर्फ से फिर पानी नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, और ये अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, याद रखना। चलो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पे देखो, अभिकारक की संख्या कितनी है, दो है। उत्पाद के ठो निर्माण हो रहा है, एक ठो। और जिस अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या ज्यादा हो और उत्पाद की संख्या एक हो, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा ही होता है
कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इतना तो याद रखना पड़ेगा आपको। आगे देखो, अंगूर का क्यूनन करना एक क्या है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अंगूर का क्यूनन करना बच्चों ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, याद रखना। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल में, निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया सबसे पहले कहते किसको है? जिसमें उपचयन, क्या बोले हम, उपचयन और अपचयन दोनों हो। ठीक है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी जिसमें दोनों में हो तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या क्या है, H2Cl2 और HCl। ठीक है, तो 8 नंबर में तो ये तो यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन की ना वृद्धि हो रही ना कमी हो रही, ये गलत हो गया। यहाँ पे बी वाले में देखो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है और ये अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है यहाँ पे, अगर होगा तभी रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। तो हाइड्रोजन सिर्फ अभी अकेले है, अब क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया, मतलब कि यहाँ उपचयन यानी अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर सवाल है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है श्वेत, काला, भूरा, पीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, काला। क्या हो जाएगा, काला। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में। मैग्नीशियम के रिबन को रेग मार्क से रगड़ कर दहन की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को साफ करके रेग मार्क से रगड़ करके क्यों जलाया जाता है? तो ऑप्शन है मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी होती है। नहीं, ये तो गलत कह रहा है। ठीक है, ये तो गलत कह रहा है। आगे देखो, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत जम जाती है, ये बिल्कुल सही कह रहा है ना, कि मैग्नीशियम रिबन में एक सफेद कलर का जो है परत जम जाता है, इसीलिए इसको रगड़ कर रेग मार्क से साफ करके इसको जलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ, 11 नंबर सर, 10A में। ठीक है, 10 का 2 सवाल था, 10A में कर दिए हम इसको। ठीक है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो आपको बच्चों बच्चों का सवाल है, ये सबको पता होना चाहिए। दूध से दही बनना ये एक रासायनिक परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? जो नया पदार्थ का निर्माण करता हो, जो नया पदार्थ का निर्माण करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और ये फिर नया पदार्थ जब बन गया तो वो पुराने वाले पदार्थ में नहीं चेंज हो सकता है। जैसे दूध से दही बन गया, तो क्या तुम दही से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, इसीलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो जिसमें बच्चों अवक्षेप का उत्पन्न होगा तो उसको हम लोग अवक्षेपन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल में। 12 नंबर में है, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? लाल, काला, उजला, भूरा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उजला। क्या हो जाएगा? उजला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है? ठीक है, तो रासायनिक समीकरण जब लिखते हो बच्चों तो वो अभिक्रिया का क्या है? वो अभिक्रिया का एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते हैं तो वो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का एक संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए, ठीक है, और ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखो बच्चों साफ साफ लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की क्या हो रहा है? घट रहा है। जब ऑक्सीजन घट रहा है और हाइड्रोजन बढ़ रहा है, जब ऑक्सीजन घट रहा है बच्चों तो उसको हम लोग चयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अगर यही रहता कि हाइड्रोजन का अनुपात घट जाए और ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाए
जब ऑक्सीजन वृद्धि हो जाएगा तो वो उपचयन होगा, और घट जाए तो क्या हो जाएगा, वो चयन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक का क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो जहां पे उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों हो, है ना, तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे बच्चे लोग को ये चीज पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। मैग्नीशियम रिबन को वायु के में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, बिल्कुल, है ना। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम क्या होता है? ठीक है, तो ये अपचयन होता है, उपचयन होता है, अपचयन और उपचयन दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब बोल रहा है बच्चों कि जब मैग्नीशियम को वायु के संपर्क में हम लाते हैं, मान लो O2, तो ये हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन नहीं था और अब यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गया, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो वृद्धि हो गई तो उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो संक्षारण जो है बच्चों ये आपका उपचयन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि संक्षारण मतलब कोई भी चीज जंग, संक्षारण मतलब क्या, जंग लगना। और जंग कैसे लगता है, वायु, नमी, मिट्टी ये सब नजदीक आता है तो जंग लगता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वायु के संपर्क में आ रहा है मतलब कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, वायु मतलब ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की जब वृद्धि हो रही है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है? ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो भौतिक परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अभिकारक नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलता है बच्चों तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चले आगे बढ़े, 19 नंबर सवाल। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस का दहन जो है बच्चों ये आपका उष्मा छेपी अभिक्रिया है। ठीक है, क्या कौन सी अभिक्रिया, उष्मा छेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है बच्चों तो किस प्रकार की लौ उत्पन्न होती है? लाल और चमकदार, हरा और चमकदार, श्वेत और चमकदार, नीला और चमकदार। तो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है बच्चों तो श्वेत कलर का जलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 21 में, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होती है? कम अभिक्रियाशील, कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, समान क्रियाशील है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अधिक अभिक्रियाशील। ठीक है, ये जो कॉपर की अपेक्षा जो है जिंक जो है ये लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है आपका, अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप बी। आगे देखो 22 में, निम्नांकित में उष्मा क्षेपी क्रिया कौन है? ठीक है, तो उष्मा क्षेपी क्रिया जिसमें उष्मा का उत्पन्न होता है उसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में किसमें उष्मा का उत्पन्न हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए में उष्मा उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? जिनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 में। देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? ठीक है, तो कंकाली है, संतुलित है, उष्माशोषी है, उष्माक्षेपी है। ठीक है, तो यहाँ उष्मा तो निर्माण नहीं हो रहा है तो यहाँ उष्माक्षेपी तो होगा नहीं। उष्माशोषी यहाँ पे ऊर्जा उष्मा का योग भी नहीं हो रहा है, उष्मा का जरूरत भी नहीं पड़ रहा है तो ये भी नहीं होगा। संतुलित देखो है कि नहीं है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तो देखो ये इससे मल्टीपल होता है तो ये भी 2 है, मतलब कि दोनों साइड इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
25 में। देखिए क्या है यहाँ पे, फेरस और ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाएं, तो यहाँ पे क्या बन गया, Al2O3, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और फेरस को क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था ना, फेरस और ऑक्सीजन की दोस्ती थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एल्युमिनियम के साथ जब अभिक्रिया करवाए तो एल्युमिनियम जो था ना ज्यादा ताकतवर था, तो क्या हुआ कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और फेरस को कहा एकदम भगा दिया, बोले भागो बाबू, है ना। तो ये कौन सा विक्रिया है, तो जब ऐसे रहता है बच्चों, जो अधिक अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील धातु को जब विस्थापित कर देता है तो उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। अभिक्रिया, अभिक्रिया CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम मिलाएं, ठीक है, तो क्या बना, कॉपर और यहाँ पे H2O हो गया। ये किसका उपचयन हो रहा है, अपचयन, सॉरी अपचयन। अपचयन का मतलब हमने बार बार बता रहा है कि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी माइनस, है ना, कमी। तो कहाँ पे हो रहा है, किसका ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ पे कॉपर सिर्फ बन गया, यानी ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो गई। तो यहाँ पे इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। चलो अच्छा, सवाल थोड़ा सा अगर चेंज कर दे, मान लो, ठीक है, बोल दिया किसका उपचयन हो रहा है इनमें से, तो क्या लिखोगे आप, उपचयन किसका हो रहा है, किसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो हाइड्रोजन में, ठीक है। देखो तरीका मैंने कि रटने से अच्छा थोड़ा समझते जाओ, हल्का हल्का भी समझ लोगे तो काफी उतना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बात करें, कहाँ थे जी हम लोग, अगर बात करें अपचयन का, तो ये कॉपर ऑक्साइड होगा अपचयन, ठीक है। और उपचयन का बात करेगा तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की ये हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में, 27 नंबर में। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं, सिंपल है, परिभाषा है, ठीक है। तो जो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग जो कहते हैं बच्चों, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, 28 नंबर में। जब एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चले आगे बढ़े, हाँ, 29 नंबर, निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं, ठीक है। तो संयोजन और विघटन नहीं, उदासीनी और विस्थापन, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। अवक्षेपण और विस्थापन ये नहीं, उदासीनीकरण और विस्थापन, ठीक है, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य का मतलब बोल रहा है कि इनमें से कौन गलत है, ये चारों ऑप्शन में से कौन गलत है। तो देखो यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है इसको ध्यान से देखना है, उसके बाद बताना है आपको। यहाँ पे क्या है, सीसा ऑक्साइड, ठीक है, पीबी ऑक्साइड मतलब लेड ऑक्साइड, पीबी ऑक्साइड, और कार्बन के साथ इसको हम अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, पीबी, सीसा बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो अब देखो सबसे पहला वाला लाइन पढ़ते हैं हम लोग, सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है। देखो तो सीसा जो है अपचयित हो रहा है क्या, यहाँ पे तो सीसा ऑक्साइड अपचयित ना हो रहा है जी, तो ये तो गलत बोल रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, मतलब कि ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित थोड़ा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये साइड है आपका, राइट साइड है, लेफ्ट साइड क्या है आपका, कार्बन है, कार्बन तो अपचय, कार्बन ना उपचयित हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया तो ये भी गलत हो गया। आगे देखो, कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ ये सही बोल रहा है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ है और ये उपचयित हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन वृद्धि हो रही है। क्लियर है, लेड ऑक्साइड यानी पीबीओ अपचयित हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेड ऑक्साइड था, ऑक्सीजन साथ में था, अब यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गया, मतलब अपचयित हो रहा है, यानी कि ये दोनों सही है। हम लोग को क्या बोला, गलत कौन सा है, तो गलत कौन कौन सा है, 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है, ठीक है। तो चलो इसका समीकरण बना देते हैं, उसके बाद आप खुद बता दोगे कि क्या पृथक हो रहा है, क्या अलग हो रहा है। कॉपर सल्फेट में किस चीज को डाल रहा है, लौह चूर्ण को, मतलब कि फेरस को डाल रहा है, फेरस को किस में डाल रहा है, कॉपर सल्फेट में, CuSO4, ठीक है। ये विलयन है और ये फेरस है, ये लोहा का चूर्ण है, दोनों को जब मिलाएं तो हमारा क्या बना, तो हमारा बना ये फेरस सल्फेट बन गया। क्यों, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कौन, फेरस, इसलिए इसके साथ दोस्ती हो गई और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे सवाल क्या था, कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर पृथक क्या होता है, तो पृथक कॉपर होता है।
ठीक है, पृथक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कॉपर होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 32 में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? ठीक है, तो प्रकाश के अवशोषण के समय जब जो घटित होता है बच्चों, उसको हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब प्रकाश का अवशोषण के समय घटित होगी तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? ठीक है, तो ऑक्सीकरण, अवकरण, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तांबे की वस्तुओं पर जो हरा परत जो लग जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको संक्षारण कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। अरे तांबा है और तांबा में हरा हरा कलर का जो जंग लगता है, जो हरा हरा परत चढ़ जाता है, तो उसको हम लोग जंग ही ना कहते हैं, संक्षारण कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दानेदार जस्ता, दानेदार जस्ता जेड है ना, क्या बोला? जेड। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। दोनों को जब हम मिलाएं तो क्या बना हमारा यहाँ पे? तो ZnSO4 हो गया। ZnSO4 क्यों? क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील है। और क्या स्थापित कर दिया बच्चों? तो H2 जो है ये विस्थापित कर दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया? इसको विस्थापित कर दिया। ये क्या हो रहा है सर? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हटाओ। हम सोचे थे इसको सीधा कर दें, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। यहाँ पे क्या है? जेड और SO4, H2SO4 तनियो सल्फ्यूरिक के साथ मिलाएं तो क्या बन गया? ZnSO4 और हाइड्रोजन को अलग कर दिया तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है बच्चों? तो हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन वाला हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 में, संक्षारण का उदाहरण है, तो संक्षारण का उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना, हाँ ये तो सही कह रहा है। चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना, हाँ ये भी सही कह रहा है, ये भी तो संचारण का ही उदाहरण है। तांबे के बर्तन में हरे रंग की परत बनना, ये भी सही कह रहा है। मतलब कि इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ठीक है, तो ये था बच्चों। ठीक है, बाकी हम हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, आज हम इसी इतना ही तक खत्म करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग भाग 1 बता देंगे। ठीक है, चूंकि बहुत टाइम, काफी समय हो गया है। और इसका जो बच गया क्वेश्चन उसको हम लोग अगले वीडियो में हम कंप्लीट करवा देंगे, भाग 2 में उसको कंप्लीट करा देंगे। देखिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन है, 70+ MCQs है। ठीक है, तो मैं सारे का सारा आप लोग को करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट जरूर करना। और भाग